ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 पे आए, व्हाट इज द लेटाइस एंथैल्पी। ये हो गया था ना लेटाइस एंथैल्पी। ओके, सेपरेट द आयंस फ्रॉम द सॉलिड। ओके, सो 25, डिफाइन द बॉन्ड लेंथ। किसको डिफाइन करना है? बॉन्ड लेंथ। एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में पूछा गया है, या तो फिर व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ या हाउ इट इज मेजर्ड। सो बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड और द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस डिफाइंड एज आएगा, डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियो ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल्स। जब भी कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो मॉलिक्यूल कितने एटम्स से फॉर्म होगा? दो एटम्स चाहिए कि नहीं चाहिए? अब वो दो एटम्स के बीच का जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ्स आर मेजर्ड बाय विच टेक्निक? स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, या तो दूसरा एक्सरे डिफ्रैक्शन। जब लेंथ या डायमेंशंस मेजर करने हो, मास मेजर करना हो छोटे एटॉमिक लेवल पे, तो ये टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। हम उसके प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये दो टेक्निक्स के नाम याद रखेंगे। एज वेल एज कभी कभी एक्सरे डिफ्रैक्शन की जगह पे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स भी यूज किया जाता है टू मेजर द बॉन्ड लेंथ। तो दो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो गए, देन मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, तो दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। एक्सप्लेन द कोवेलेंट रेडियस एंड वैन डर वाल्स रेडियस। ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर लिया चैप्टर नंबर 3, याद आ रहा है? जब पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ रहे थे, अप टू टॉप टू बॉटम जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या चेंज होगा वो पढ़ रहे थे। सो एक्सप्लेन द कोवेलेंट रेडियस एंड वैन डर वाल्स रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, ईच एटम ऑफ बॉन्डेड पेयर कंट्रीब्यूट्स टू अ विच लेंथ? बॉन्ड लेंथ। एक्चुअली में सी इन द फिगर, देखो, यू कैन सी दिस इज द मॉलिक्यूल, ए इज एटम एंड बी इज द atom. So this is the nucleus of A atom and this is the nucleus of B atom. The internuclear distance, मतलब कि distance between these two nucleus is known as bond length. तो दोनों एटम बॉन्ड लेंथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यस और नो? यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ऑफ ए आ रहा है, यस और नो? और यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ऑफ क्या आ रहा है? बी। आर बी और आर ए प्लस आर बी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। सो इसीलिए लिखा है ईच एटम ऑफ द बॉन्डेड पेयर कंट्रीब्यूट्स टू द बॉन्ड लेंथ। अब उसमें हमें तो किसके रेडियस, कौन से रेडियस के बारे में बात करना है? कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम। सो इन द केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस ऑफ दैट एटम। इन केस ऑफ विच बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड का टाइप ही, अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक एटम जितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है बॉन्ड लेंथ में, जैसे कि दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड, कंसिडर द बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी इज विच बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ए बी यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द बॉन्ड लेंथ। इस बॉन्ड लेंथ में ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? आर ए जितना। और बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? तो दिस इज द रेडियस। कंट्रीब्यूशन ऑफ ए इन द बॉन्ड लेंथ इज रेडियस ऑफ ए एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बी इन द बॉन्ड लेंथ इज रेडियस ऑफ बी। तो हो गया डेफिनेशन। इन द केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस ऑफ द एटम। आया समझ में? यस और नो? अब देखो, अभी हम यहाँ पे सेपरेट एटम्स के लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए हम कंट्रीब्यूशंस की बात कर रहे हैं। बाकी अगर आपको थर्ड चैप्टर याद है तो हमने बोला था हाफ ऑफ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। हमने क्या बोला था? हाफ ऑफ इंटर एटॉमिक या इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस ऑफ टू एटम्स। तो उसमें हमने है ना दो इक्वल सर्कल लिए थे, इफ यू रिमेंबर, चैप्टर नंबर 3 में। और हमने बोला था ए न्यूक्लियस और ए न्यूक्लियस, ये दोनों इंटर न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस अगर डी है तो रेडियस क्या हो जाएगा? तो d/2 ऐसे लिया था, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। बट वो कब? जब दोनों एटम सेम हो, Cl हो, H हो, तब। आया समझ में? बट अगर दोनों एटम डिफरेंट है तो हम कंट्रीब्यूशन वाला डेफिनेशन देंगे। इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस ऑफ द एटम। Covalent radius, again it is measured approximately, so the radius of atom's core which is in contact with the core of adjacent atom in a which situation? Bonded situation। उसके कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताए गए। दिस इज नॉट डेफिनेशन, डेफिनेशन तो ऑलरेडी हमने ऊपर कवर कर लिया। ये बताया गया है कि दिस इज अप्रोक्सीमेट रेडियस, और वो भी तब जब उसका कोर, एक एटम का कोर, जैसे कि एक कोर लास्ट पोर्शन दूसरे एटम के कोर के साथ ऐसे जस्ट टच होता हो, इंटरमिक्स ना होता हो। आया समझ में? यस और नो? द कोवेलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर एटम। देखो आ गया है ना? दिस इज द जनरल वन। अगर दोनों सिमिलर है
तो दोनों सिमिलर है, तो ए बी आर और ए बी आर दोनों एटम में रेडियस तो सेम होगा ना, तो टोटल 2r। तो मुझे अगर रेडियस को लेना है तो 2r को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो आ गया डेफिनेशन थर्ड चैप्टर जैसा, द कोवेलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम जॉइंड बाय द विच बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इन द सेम मॉलिक्यूल्स। जस्ट फॉर एग्जाम्पल सेम टू सेम एग्जाम्पल थर्ड चैप्टर में पढ़ा था Cl2 का, Cl2 के 1.98 पिकोमीटर था। कौन सा 1.98 पिकोमीटर सॉरी। देन कोवेलेंट रेडियस 1.98 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 0.99 पिकोमीटर हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर हम ए बी मॉलिक्यूल्स की बात करें तो डिफरेंट एटम्स है, तो जैसे अभी हमने फिगर में देखा था आर ए इज द रेडियस ऑफ ए एंड आर बी इज द रेडियस ऑफ बी। देन कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ कितना होगा, कोवेलेंट लेंथ यानी कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ कितना होगा, आर ए प्लस आर बी, जो हमने फिगर में देखा भी है और समझा भी है। यहाँ से लेके आर ए, यहाँ से लेके आर बी प्लस आर बी करें तो टोटल बॉन्ड लेंथ मिल जाएगा। आया समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट कोवेलेंट रेडियस। विच रेडियस? कोवेलेंट। बट अब बात करते हैं वैन डर वाल्स रेडियस। वैन डर वाल्स रेडियस, so the van der Waals radius is represented by oral size of the atom which include its valence shell in a which situation, non-bonded situations। एक्चुअली में जब हमने कोवेलेंट रेडियस लिया ना तो हमने वो कोर पोर्शन लिया जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, ऐसा एजप्शंस था हमारा। कोर ऑफ वन मॉलिक्यूल, कोर ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, कोर मतलब आउटर पार्ट, एक दूसरे के साथ ऐसा टच है, और तब जाके हमने कंट्रीब्यूशंस को कोवेलेंट रेडियस बोला। बट जब हम एटम को ओवरऑल साइज के तौर से देखना चाहते हैं, ओवरऑल साइज ऑफ एटम, और जिसके अंदर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं, कौन सा सिचुएशन में? नॉन बॉन्डेड। कोर मतलब इनर आया, एक्चुअली में कोर से ए वाला समझना था। पता है हम कोई कन्फिग्रेशन लिखते थे जैसे सोडियम, तो Ne3s1, तो Ne को कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलते थे, और 3s1 को कौन सा बोलते थे? आउटर। कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते थे? आउटर।
ओके चलो ध्यान दो। तो दिस इज रिप्रेजेंट द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम। द van der Waals radius is a half of the distance between the two similar atoms. Separate the molecules in a which form? Solid. Just for example देखो एक क्लोरीन की बात हो रही है, नहीं क्लोरीन की नहीं हो रही है, हाँ क्लोरीन की हो रही है। हाँ तो मुझे यहाँ पे लगा ही था ये जो 1.98 लिखा था ना वो गलत था, 198 ही आता है। कितना आता है? 198। बट फिर मुझे लगा कि चलता होगा ऐसा कुछ, 198 आएगा, पॉइंट इज नॉट देयर, 198 तो 99 पिकोमीटर आएगा। कितना आएगा बेटा? 99। अगर हम एक ही एटम को ले, किसको ले? एक ही एटम। अब नाउ लिसन केयरफुली, माय मिस्टेक, एक ही मॉलिक्यूल को ले तो एटम एटम कंबाइंड होते हैं थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड एंड दैट्स व्हाई उस रेडियस को कोवेलेंट रेडियस बोल दिया जब हम एक ही मॉलिक्यूल को ध्यान में ले रहे हैं। मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं थ्रू द van der Waals फोर्स। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कब कंबाइंड होता है? जब दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा हो, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होकर कब रहेगा? जब van der Waals फोर्स एक्ट कर रहा हो। तो अब देखो दिस इज द वन मॉलिक्यूल और दिस इज द अनदर मॉलिक्यूल। सर ये मॉलिक्यूल जैसा क्यों नहीं दिख रहा? तो देखो इसमें क्या होता है, जब पार्टनरशिप होती है तो थोड़ा सा पोर्शन ऐसे क्या हो जाता है, इंटरमिक्स होगा कि नहीं होगा? अब बन गया Cl एटम, यस और नो? तो अभी हमने ए वाला रेडियस निकाला था, देखो 198 पिकोमीटर दिख रहा है, 198 पिकोमीटर जो हमने इंटर न्यूक्लियस वाला निकाला था। और इसलिए इसमें जो रेडियस मिला ना वो कोर इलेक्ट्रॉन, मैं कोर की बात कर रहा था, याद आ रहा है? कोर मतलब कौन से? जैसे कि मैं सोडियम की बात कर रहा था, Ne3s1, तो Ne तक का आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट हुआ नहीं। तो ए जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कोर रेडियस मतलब यहां तक का रेडियस देगा, इसके आउटर मोस्ट वाला नहीं देगा। आया समझ में? अब आउटर मोस्ट वाला लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज द वन मॉलिक्यूल, दिस इज द अनदर मॉलिक्यूल, दोनों की एक्सिस ली 1 and 2, यस और नो? अब ये दोनों के बीच का सेपरेशन कैलकुलेट किया तो वो कितना आया? 360। तो आधा कितना हो जाएगा? 180। तो दिस इज द टोटल साइज ऑफ एटम। यहां से देखो ए सेंटर हो गया, सेंटर से लेके ए तक का 180 मिला कि नहीं मिला? तो कोर तक का कितना मिला था? 99। और लास्ट तक का कितना मिला? 188, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का। तो इसको हम van der Waals रेडियस बोलते हैं। कौन सी रेडियस बोलते हैं? van der Waals। सो द कोवेलेंट एंड van der Waals रेडियस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल एज शोन इन द फिगर, जो हमने ऑलरेडी देखा, कोवेलेंट रेडियस 99 पिकोमीटर एंड van der Waals रेडियस 180 पिकोमीटर। रिमेंबर कोवेलेंट रेडियस इज द हाफ, कोवेलेंट रेडियस इज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ, दैट इज कोवेलेंट रेडियस। बट दो मॉलिक्यूल है उसके बीच के डिस्टेंस का हाफ, दैट इज van der Waals रेडियस of same molecule, while the van der Waals radius is the 1/2 of the distance between two different molecules। तो एटम्स के बीच का जो स्पेस है उसका हाफ करोगे तो कोवेलेंट रेडियस मिलेगा, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ करोगे तो van der Waals रेडियस मिलेगा। बात क्लियर हो गई? समझ में आया? देखो यहाँ पे एक टेबल भी दिया गया है, सबकी बॉन्ड लेंथ दी गई है कि अगर आप सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ देखते हो तो कम है, दिख रहा है? ओके कैसे? किसको? यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन कितना है? 143 पिकोमीटर में होगा ये बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे लिखा है। आया समझ में? पिकोमीटर मतलब 10⁻12 मीटर। अगर आप वहीं का डबल बॉन्ड देखोगे तो, उसका ट्रिपल बॉन्ड देखोगे तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ता है रेडियस क्या होते जाता है? कम होते जाता है। क्या होते जाता है? कम। आया समझ में? तो ये ऑर्डर भी दिया गया है, वैसे हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये चीज याद रखनी है कि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड का उससे कम होता है और ट्रिपल बॉन्ड का उससे भी क्या होता है? कम। आया समझ में? यस और नो? तो NO का सिंगल बॉन्ड है उसका ज्यादा है, बट N और O के बीच में डबल बॉन्ड है तो कम हो जाएगा। C एंड O के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बट C एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपने यहाँ से कंक्लूजन क्या रखना है याद, कि सेम एटम्स के बीच में इफ बॉन्ड नंबर गोइंग टू बी इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ गोइंग टू बी, बॉन्ड नंबर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन दैट टू एटम। यस और नो? बात क्लियर हो गया ना? कुछ आपको यहाँ पे बॉन्ड लेंथ दी गई है, किसके लिए दी गई है? हाइड्रोजन के लिए। कितनी बॉन्ड लेंथ है? 74। तो 74 का आधा करेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 37। 37 इज द कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि आपने बताया था ना बॉन्ड लेंथ यानी कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और वही इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर हम हाफ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कोवेलेंट रेडियस। आया समझ में? देखो आया, क्लोरीन का 198 लिया था, याद आ रहा है? यहाँ पे 199 लिख के दिया है लेकिन अप्रोक्सी 198 लिया था हमने,
तो 198 का डिवाइड बाई 2 किया था तो 99 पिकोमीटर रेडियस मिला था कि नहीं मिला था, कोवेलेंट। तो ये टेबल्स में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन कोई भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आया समझ में? देखो उस पे से कोवेलेंट रेडियस दिया गया है, देखो आ गया 37 हाइड्रोजन का बताया था अभी मैंने 74 डिवाइड बाई 2, और क्लोरीन का भी हमने देखा था जो नहीं दिया आगे दिया है 99। तो ये रेडियस सब कोवेलेंट रेडियस दी है, लेकिन अगेन मैं बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो सारे टेबल्स हमें आइडिया तो ले लिया क्या बोलना चाहते हैं, बाद में स्किप कर दिया। नॉट क्या मिलेगा आपको, क्या याद रखना है, तो इन द पीरियड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कोवेलेंट रेडियस गोइंग टू बी डिक्रीज। नई बात नहीं है, चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी कवर कर दिया। लेफ्ट टू राइट जाते थे, साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज। ओके, एक्सेप्ट एफ अदर हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हैज द विच रेडियस, मैक्सिमम रेडियस। ओके, फ्लोरीन को छोड़ के देखो जैसे 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 कोवेलेंट रेडियस मैक्सिमम होते जाता है। ओके, एक्चुअली में इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कोवेलेंट रेडियस गोइंग टू बी व्हाट, डिक्रीज। तो देखो सब में डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है, यस और नो? जैसे जा रहे हो डिक्रीज हो रहा है। सिर्फ किसको छोड़, किसके अंदर डिक्रीज हो रहा है, फ्लोरीन के अंदर। अगर फ्लोरीन लास्ट ग्रुप की बात करें, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में वो साइज बढ़ रहा है, देखा, इसलिए लिखा है ना एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सब में वो बढ़ रहा है। लास्ट में जाके ट्रेंड चेंज हो रहा है, दिख रहा है कोवेलेंट रेडियस में 66, 65, 57 कम हुआ, आगे जाके 99 हो रहा है। आया समझ में? बट एक्चुअली में माय मिस्टेक, ये तो कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन है ना, तो ये तो पहले पहले एलिमेंट हुए, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए ऐसा कंपैरिजन कर सकते नहीं है। ओके, तो ये एक्सेप्ट अभी छोड़ देंगे, इसका अभी पीरियोडिक में कोई रीजन नहीं है। बट अगर ग्रुप की बात करें, शायद अगर नीचे हो तो पता नहीं, ग्रुप की बात करें तो इन द ग्रुप एज वे मूव डाउन द कोवेलेंट रेडियस गोइंग टू बी इंक्रीज। तो ग्रुप का तो कोई बताया नहीं है, ए वाला ग्रुप है, ऑक्सीजन, उसके नीचे सल्फर आता है, सल्फर के नीचे कौन आता है, सेलोनियम, उसके नीचे कौन आता है, टेलोरियम। तो ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड का कितना था, 66, सल्फर का सिंगल बॉन्ड का कितना था, 104, सेलोनियम का भी 104, बट टेलोरियम का 137, नीचे गए बढ़ गया। ओके, ए 1 फॉर सिंगल बॉन्ड लिखा है और 2 मतलब डबल बॉन्ड के लिए, किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए। ओके, एक मिनट देना।
ओके, चलो ध्यान दो। नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल एंड एक्सप्लेन इट। ये सारे टर्म्स हम पढ़ेंगे ना, जैसे हमने कोवेलेंट रेडियस पढ़ा, फिर हमने वैन डेर वाल्स रेडियस पढ़ा, बॉन्ड नंबर पढ़ा, बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, दैट इज बॉन्ड नंबर, एंड बॉन्ड एंगल। ऐसी कुछ चीजें पढ़ेंगे ना लेटर ऑन। हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स पे जाने वाले। कहाँ पे जाने वाले? शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो लिमिटेशन था कल की थ्योरी का, डॉट स्ट्रक्चर का, पता है शेप के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। So it is defined as the angle between the orbitals containing the bond electrons pairs around the central atom in a molecule or a complex ion। कोई complex ion हो या molecules हो, उसमें central atom होता है। Just for example you can see H2O, उसमें वो central atom है, उसकी एक ऑर्बिटल जो है वो ऐसे होगी, दूसरी ऑर्बिटल ऐसे होगी, तो ये दो ऑर्बिटल के बीच का जो एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल। आपको लगेगा कि सर ये तो 90 से कम है, तो 104.5 डिग्री कैसे? बट ये एंगल बेटा स्पेस में होता है। किधर होता है? स्पेस में। इसलिए जब हम प्लान में ड्रॉ करते हैं ना तो हमें 90 से कम लगता है। आया समझ में? बाकी ये 3D डायरेक्शन होता है। गॉट इट ना? ओके, सो बॉन्ड एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन अ डिग्री। कोई भी एंगल हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? डिग्री, विच कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय द विच मेथड। मैंने बोला छोटी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा मेथड लेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। यूज, it gives some idea regarding the distributions of orbitals around the central atom in a molecules of complex ion and hence it helps us in determining its shape। okay? वो हमें क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा? शेप डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। आया समझ में? ओके, जैसे मैंने अभी आपको गाइड किया था कि जैसे हम बॉन्ड एंगल्स के बारे में पढ़ लेंगे, हमें किसके बारे में पढ़ना है आगे? शेप के बारे में। तो शेप से शेप डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल H2O में आपसे आज से आप याद रखोगे, कुछ मॉलिक्यूल्स का मैं बोल दूंगा कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखना है। तो H2O में कितना बॉन्ड एंगल है? 105, यस 104.5 डिग्री। आया समझ में? ओके, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? एंड एक्सप्लेन द बॉन्ड एंथैल्पी इन अ विच मॉलिक्यूल? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2O। सो द यूनिट्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी दैट मीन्स एनर्जी, और केमिस्ट्री में एंथैल्पीज यानी एनर्जी को पर मोल, एक मोल के लिए कितना चाहिए, एक मोल के लिए कितना चाहिए, इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। आया ना? आया समझ में? तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? तो बॉन्ड एंथैल्पी का यूनिट सबसे पहले किलोजूल पर मोल में है। जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज H2 है, क्या है? H2, तो H2 में H बॉन्ड H होता है, यस और नो? टू ब्रेक दिस बॉन्ड और टू सेपरेट द H एटम, वट एवर एनर्जी इज रिक्वायर्ड नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी। सिंपल सा है। देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या था? आयन बनाने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए, एनर्जी चेंज होगा, उसको हम आयन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते थे। इलेक्ट्रॉन गेन होने के वक्त जो एनर्जी चेंज होता है उसको हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो उस तरह से बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा? बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी। लेटाइस एंथैल्पी क्या था? लेटाइस फॉर्म होते वक्त जो एनर्जी लिबरेट होती है, तो अगर एनर्जी लिबरेट हो गई तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी टू सेपरेट द आयंस फ्रॉम द सॉलिड आयोनिक सॉलिड्स, वन मोल आयोनिक सॉलिड, दैट इज नोन एज लेटाइस एंथैल्पी। तो हर एक में नाम से आपका डेफिनेशन बन जाएगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड एंथैल्पी द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 435.8 किलोजूल पर मोल। कुछ कुछ जगह पे आपको वैल्यूज याद रखनी है। आपको याद है तो आपको लिखना है, नहीं याद है तो नहीं लिखना है। ओके, नंबर 2, द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स लाइक ऑक्सीजन O2 एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन में O2 में डबल बॉन्ड होता है, उसमें से मुझे O एटम सेपरेट करना है, तो उसको लिए कितनी एनर्जी, कितनी बॉन्ड एंथैल्पी होगी? 408 किलोजूल पर मोल। मतलब कि एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में से अगर आपको ऑक्सीजन एटम को सेपरेट करना है तो यू रिक्वायर दिस मच एनर्जी, 408 किलोजूल। आया समझ में? ना बेटा ये मॉलिक्यूल्स में से हम एटम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एटम। तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा एटोमाइजेशन। एटम बनाने की प्रोसेस एटोमाइजेशन, क्या बोलते हैं उसको? एटोमाइजेशन, मॉलिक्यूल टू एटम में कन्वर्ट होना, यस और नो? तो इसको एटोमाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, एटोमाइजेशन एंथैल्पी। इसलिए आप देखोगे ना तो ए लिखा हुआ है फॉर एटोमाइजेशन एंथैल्पी। आया समझ में? दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, यस और नो? नाइट्रोजन में भी इतना होगा। बट अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो तभी लिख पाओगे जब आप ये इक्वेशन लिखोगे, साथ में वैल्यू लिखोगे।
गॉट इट? तो सब ना याद रहे तो एक या दो तो याद रखना ही है. Characteristics of the bond enthalpy. Here the bond enthalpy is the energy. देखो डेफिनेशन आया. Bond enthalpy is nothing but energy of broke the bond. Energy required for, हम थोड़ा वर्ड यूज करेंगे, required for breaking the bond या कि dissociation. So it is nothing but which reaction? Endothermic, because you have to supply the energy. तो उसको हम क्या बोलेंगे? Endothermic. बट मेकिंग एंथैल्पी यहाँ पे थोड़े वर्ड्स कम है. दैट इज बॉन्ड मेकिंग एंथैल्पी इज नथिंग बट व्हाट? एक्सोथर्मिक. नाउ समझते हैं उसको एलोबरेट करके. अगर आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है, लिखा है ना हियर बॉन्ड एंथैल्पी इज द एनर्जी फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड. मतलब कि अगर आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है तो यू हैव टू सप्लाई एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई विच रिएक्शन? एंडोथर्मिक. यस और नो? बट अब उल्टा होगा. अगर H एटम है तो अपने आप क्या बनाएंगे? H2 मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएंगे, तो उस बॉन्ड फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक, क्योंकि उस वक्त एनर्जी लिबरेट होगी, ऐड नहीं होगी. क्या होगी? लिबरेट. तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इट इज इंपॉर्टेंट दैट लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड. सिंपल सा लॉजिक है. अगर कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है बिटवीन द एटम्स, मतलब कि उसको ब्रेक करने के लिए यू रिक्वायर द मोर एनर्जी, हायर एनर्जी. अगर आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो अल्टीमेटली वो बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग. अगर बॉन्ड वीकर होता तो कम एनर्जी देने से भी क्या हो जाता? ब्रेक हो जाता. आया समझ में? सो एंथैल्पी इंक्रीज इन दिस ऑर्डर. अगर सिंगल बॉन्ड है तो कम बॉन्ड एंथैल्पी होगा. सिंपल सा है. सिंगल बॉन्ड है तो कम एनर्जी चाहिए, बट डबल बॉन्ड है तो दो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए. ट्रिपल बॉन्ड है तो तीन बॉन्ड को. तो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा डबल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी होगी, डबल बॉन्ड से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी होगी. बात क्लियर हो रही है? HCl इज द हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल. हेट्रो मतलब दोनों न्यूक्लियस अलग अलग है, दोनों एटम अलग अलग है. एक हाइड्रोजन का है, दूसरा कौन सा है? क्लोरीन. अगर उसको सेपरेट करना है तो वापस हम मॉलिक्यूल्स में से एटम ही बना रहे हैं ना. यस और नो? और आपने देखा जितने भी रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं, आयोनाइजेशन हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, लेटाइस एंथैल्पी हो, बॉन्ड एंथैल्पी, अल्टीमेटली एटोमाइजेशन एंथैल्पी हो, सब में गैसियस फॉर्म लेते हैं. सब में जी. मैं तो चेक करूंगा तो ये सब देखता हूं. आप लोगों को सिखा दिया, आपको याद रखना है, आपको छोड़ना नहीं है, भले दुनिया छोड़ के आए. जी लिखने में कहा कुछ होने वाला है. सारी एंथैल्पी तब डिफाइंड होती है जब वो गैसियस फॉर्म में होता है. गैसियस फॉर्म में इसीलिए लेना, देखो HCl गैसियस फॉर्म में इसीलिए लेना है क्योंकि मुझे HCl का एक ही मॉलिक्यूल चाहिए. अगर आप सॉलिड फॉर्म में लोगे तो मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हो गए, है या ना? तो आपको दूसरा भी एनर्जी देना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए. उससे अच्छा जब वो गैसियस फॉर्म में आ गया तब जाके हम एक ही मॉलिक्यूल को सेपरेट करके दो एटम बनाने वाले हैं. इसीलिए कौन सा फॉर्म आएगा? गैसेस. गैसेस में मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं, पता है ना आपको? तो इसीलिए क्या लिखना है सब जगह पे, सब इक्वेशन में? जी. चलो, इसका एटोमाइजेशन एंथैल्पी कितना हुआ? 431. देखो याद रखने में मेहनत है, मुझे पता है, लेकिन जितना प्रैक्टिस करके रखोगे उतना अच्छे से याद रख पाओगे वैल्यूएशन. अगेन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ विच मॉलिक्यूल? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल. आगे डायटोमिक मॉलिक्यूल था, दो ही एटम थे, अब दो से ज्यादा. पॉली एटॉमिक H2O में हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन का एक, तीन मॉलिक्यूल. इन द केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल द मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर कॉम्प्लिकेटेड. आपको क्या लगेगा? आपको ऐसा लगेगा कि O और H के बीच में बॉन्ड है, O और H के बीच में बॉन्ड है या ना? बराबर. तो आपको ऐसा लगेगा कि जितनी भी एंथैल्पी इसमें चाहिए, मानो कि जस्ट फॉर एग्जांपल अगर टोटल एंथैल्पी x चाहिए तो पहले बॉन्ड को ब्रेक करने में x/2 यूज हुई होगी और दूसरे बॉन्ड को ब्रेक करने में x/2 यूज हुई होगी. सही कि गलत? बोलो. सेमी बॉन्ड है ना. बॉन्ड किसके बीच में है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो सेम एनर्जी नहीं चाहिएगी. एक ही मिनट. ओके. सो हमें पहले क्या लगता है कि दोनों बॉन्ड तो सेम ही है, तो
एनर्जी क्या लगेगा, सेम लगेगा। अगर टोटल x है तो एक में x/2, दूसरे में भी क्या आएगा x/2, यस और नो। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अगर H2O में से O बॉन्ड H पहला बॉन्ड ब्रेक करना है तो यू रिक्वायर मोर एनर्जी पहले बॉन्ड में, ओके। और जब H निकल ही गया तो ये अल्टीमेटली लेस स्टेबल तो हो ही चुका है, तो इसमें कम एनर्जी चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल देखो, H2O में से पहले H एंड OH को सेपरेट किया, तो दिस इज द फर्स्ट एंथैल्पी, एटोमाइजेशन के लिए फर्स्ट एंथैल्पी, ओके। इसीलिए आगे क्या लिखा है 1, तो कितना है वो 502। बट जब आपको सेकंड OH का बॉन्ड ब्रेक करना है तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितना है, नॉट माय मिस्टेक, आयोनाइजेशन है एटोमाइजेशन एंथैल्पी कितना है 427। देखो कम हो गया कि नहीं। दैट मीन्स एटम्स का जो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो उसके अराउंड कैसा एनवायरमेंट है उस पर भी एटोमाइजेशन बॉन्ड ब्रेकिंग एंथैल्पी डिपेंड रहता है। क्योंकि पहले दोनों हाइड्रोजन थे ऑक्सीजन के अराउंड, तो उस वक्त ज्यादा एंथैल्पी देना पड़ा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ा। जब एक हाइड्रोजन निकल गया तो बॉन्ड ऑलरेडी लेस स्टेबल हो गया, मतलब हमें कम एनर्जी देना पड़ा। बात क्लियर हुआ। तो H2O को अल्टीमेटली 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट करने के लिए ये दो एनर्जी चाहिए। तो टोटल एनर्जी कितनी हुई 929, यस और नो। 2 and 7 9, 0 and 2 4 and 5 9, 929 किलो जूल पर मोल। बोलो कोई डाउट। तो ऐसा क्यों हुआ? द डिफरेंस इन द एटोमाइजेशन एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू shows that second OH bond undergoes the some change because of change in a chemical environment। जब पहले 2 बॉन्ड प्रेजेंट थे तब ऑक्सीजन के अराउंड दोनों हाइड्रोजन थे। जब मैंने पहला बॉन्ड निकाल लिया, पहले हाइड्रोजन को सेपरेट कर लिया, तो अब ऑक्सीजन के अराउंड कितना हाइड्रोजन है 1। मतलब कि ऑक्सीजन के अराउंड का एनवायरमेंट, केमिकल एनवायरमेंट क्या हो गया चेंज, इसीलिए वो एंथैल्पी चेंज हो गई। आया समझ में। दिस इज द रीजन फॉर द डिफरेंट इन एनर्जी ऑफ सेम OH bond in a different molecules like C2H5OH। Now listen carefully। वाटर में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था, ये C2H5OH में भी, C2H5OH में भी ऑक्सीजन एंड किसके बीच में बॉन्ड होगा हाइड्रोजन। लेकिन ना इसकी बॉन्ड एंथैल्पी, इसको ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, ना तो वो 502 होगी ना तो वो 427 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OH बॉन्ड में सिर्फ ONOH था, इसमें ऑक्सीजन के दूसरे साइड कौन है C2H5। केमिकल एनवायरमेंट चेंज है, इसलिए अलग अलग मॉलिक्यूल्स में अगर OH बॉन्ड होता है तो उसको ब्रेक करने के लिए यू रिक्वायर डिफरेंट एनर्जी, नॉट अ सिमिलर एनर्जी। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। बात क्लियर हो रही है। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, और इसीलिए हम फिर क्या करते हैं पता है, जैसे कि अगर यहाँ पे देख ले वाटर के अंदर, तो 502 + 2 427 कितना हुआ 929 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 4 6 4 2 8.5 462.5 किलो जूल पर मोल एवरेज एंथैल्पी। जब दोनों वैल्यू अलग अलग होती है तो समेशन डिवाइड बाई 2, तो कौन सा एंथैल्पी आ जाएगा एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। द मीन और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इज यूज्ड इन अ मोर देन वन सेम बॉन्ड कंटेनिंग पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक H2O। बॉन्ड कैसे होने चाहिए सेम, जैसे H2O में OH कितनी बार थे 2 बार थे सेम बॉन्ड, तब जाके हम एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी वर्ड यूज करते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेकन। तो टोटल बॉन्ड एंथैल्पी कितनी थी 502 + 2 427 डिवाइड बाय क्या करेंगे 2, डिवाइड बाय क्या करेंगे 2, तो टोटल बॉन्ड एंथैल्पी डिवाइड बाय 2। तो देखो 502 + 427 डिवाइड बाय 2, अभी जैसे किया था मैंने 464.5, मैंने यहाँ पे गलती किया था, ओके सॉरी 8 था आएगा ना, तो 9 डिवाइड बाय 2 तो 4 2 4 8 4.5 आएगा, तो 464.5 किलो जूल पर मोल। बोलो कोई डाउट कंफर्म। ओके, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द लुइस? राइट द स्ट्रक्चर्स एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2O2 N2CO and NO। तो बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग बट नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन दी 2 एटम्स। जैसे हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड ऑर्डर है, मतलब कितने बॉन्ड प्रेजेंट है 1, तो 1 बॉन्ड ऑर्डर आएगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड। गॉट इट। फिर नंबर 2, ये पॉन्डर्ड जो लिखा है ना, एक्चुअली में पॉन्डर्ड नहीं होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए। क्या लिखना है हमें उसको, बॉन्ड ऑर्डर लिखना है। आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन, तो O डबल बॉन्ड O आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया।
नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। सर ये बॉन्ड कहाँ से आएंगे, तो जो मैंने सिखाया था लुईस स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर पता है ना, उसी में से आएंगे। आया समझ में, आया ना, ओके। Isoelectronic molecules and ions have a identical bond orders. This is the new rule. Isoelectronic molecules हमने आगे के चैप्टर्स में पढ़ा था। क्या होता है आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल देखो समझते हैं, bond order in a isoelectronic molecules oblique ion, if the two or more diatomic molecules or ion are isoelectronic, so the bond order is same. Example number 1 F2 and O2 minus, ये मॉलिक्यूल है लेकिन ये आयन है। आया समझ में। अब F2 में F बॉन्ड F होगा और O2 2 माइनस में ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, लेकिन आपको पता है ना सिंगल बॉन्ड बनाता है तो AB-1 AB-1 टोटल -2 सिखाया था ना मैंने। ऑक्सीजन की बॉन्ड कैपेसिटी 2 है लेकिन कितना बॉन्ड बना है, एक ही। कम बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो प्लस चार्ज आता है। सिखाया था ना, वो कहीं लिखा नहीं है, इट इज फ्रॉम एक्सपीरियंस। दिख के मैं सीख गया और मैं बोल रहा हूं, आप भी देख के सीख जाओगे और फिर याद रखोगे। आया समझ में। तो देखो इसमें भी सिंगल बॉन्ड आया और इसमें भी कौन सा बॉन्ड आया। अगर आप F और F 9 और 9 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 6 और सॉरी 8 एंड 8 कितना हो गया 16 और वो 2 एक्स्ट्रा 18, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है। आया समझ में। बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा। नाइट्रोजन CO एंड NO प्लस N2 की बात करें तो उसमें NN के बीच में कितना बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में भी, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्लस के बीच में भी ट्रिपल। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 14, 7 + 7 14, इसके 4 और इसके नहीं कार्बन में 6 होते हैं, माय मिस्टेक। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, तो 6 + 8, इसके 7 और इसके 8 15 थे लेकिन +1 है तो -1, तो AB14 AB14 AB14, तो बॉन्ड देखो सब में 3 3 3। आया समझ में। तो ट्रिपल बॉन्ड, तो रूल क्लियर हो गया। नेक्स्ट, हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो मैंने बताया बॉन्ड स्ट्रेंथ इज प्रपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कि कितना ज्यादा एंथैल्पी देना पड़ रहा है। तो मैंने बोला कि एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी लगती है लेकिन 2 बॉन्ड को ज्यादा, 3 बॉन्ड को ज्यादा। तो जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज प्रपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बट इट इज प्रपोर्शनल टू 1/बॉन्ड लेंथ। क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा ना, जैसे डिस्टेंस बढ़ जाएगा इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा। आपको एक लकड़ा लेना है घर पे, लकड़ी लेना है। क्या लेना है, लकड़ी। ये मस्ती करते करते ही ऐसा ही हो जाता है। तो लकड़ी लेना है। छोटी लकड़ी होगी तो आप ब्रेक नहीं कर पाओगे, बड़ी होगी तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। जस्ट सिमिलर वे बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होता है तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब उसका स्ट्रेंथ कम है, तो जैसे 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 लेंथ बढ़ेगा स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एंड दैट्स व्हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ इज प्रपोर्शनल टू 1/बॉन्ड लेंथ। अब जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा उतना वो स्टेबल मॉलिक्यूल, जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ भी पक्का होना चाहिए ना, बॉन्ड भी स्ट्रांग होना चाहिए। बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है तो स्टेबिलिटी मिलने वाली नहीं है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई, यस और नो। द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 2 एटम्स इंक्रीज, सो बॉन्ड एंथैल्पी आल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज एंड बॉन्ड लेंथ गोइंग टू बी डिक्रीज एंड स्टेबिलिटी एज वेल एज बॉन्ड स्ट्रेंथ आल्सो हाई। वापस बता रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 2 एटम्स इज इंक्रीज। जब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज होता है। बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। आया समझ में। स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। आया समझ में। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी।
बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज सो बॉन्ड लेंथ गोइंग टू बी डिक्रीज, जो नीचे लिख के बताया। पहले प्रोपोर्शनलिटी वाला समझा दिया, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी। दैट्स व्हाई बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ गोइंग टू बी इंक्रीज। दिस इज क्लियरली बाय टू एग्जांपल। जस्ट फॉर एग्जांपल, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 1, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3, 154, 133 एंड 123 डिक्रीज हो रहा है। अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज। आया समझ में? वैल्यू याद नहीं रहते हैं तो क्या करेंगे? एक्स वाई जेड लिखेंगे यहाँ पे, ये तीनों के लिए ऐसे करके कि x ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड। जैसे नीचे जा रहे हैं कम हो रहा है। आया समझ में? सिमिलर वे यू कैन ऑल्सो यूज और हियर। दिस इज सेम मॉलिक्यूल, आइसो मॉलिक्यूल्स, मतलब सॉरी आइसो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे हिट्रो, आइसो भी बोल सकते हो, होमो भी बोल सकते हो। हिट्रो मतलब दोनों एटम अलग अलग हो गए, कार्बन नाइट्रोजन दिख रहा है, बट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अगेन बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है तो स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। अप टू नाउ कोई डाउट? कंफर्म? Okay, next question and last question. What is the resonance structures? Why the resonance structures required? Explain with the suitable example. Okay, why resonance structures required? Explain with the suitable example. Or give the resonance of O3, its requirement, the eliminations as well as advantage. So resonance structures, different Lewis structure of single molecule oblique ion known as which structure? एक ही मॉलिक्यूल या एक ही आयन के दो स्ट्रक्चर मिल जाते हैं लुईस, और दोनों में ऑक्टेट भी कंप्लीट होता हो, लेकिन दोनों में अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट हो, तो एक ही मॉलिक्यूल के लिए हमें कितने लुईस स्ट्रक्चर्स मिलते हैं? दो। तब उसको हम रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोनेंस, whenever single Lewis structure cannot be describe a molecule accurately, so more than one Lewis structures mean the resonance structures are described. रूल ऐसा है कि जब आपकी मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टी आपने स्ट्रक्चर मतलब थियोरेटिकली डिफाइन किया, और ऑलरेडी पहले से मॉलिक्यूल तो होता है, मॉलिक्यूल्स के कुछ प्रॉपर्टी हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं, वो प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो एक स्ट्रक्चर से जब प्रॉपर्टी एक्सप्लेन ना कर पा रहे हो तो दूसरा स्ट्रक्चर चाहिए, तब कॉन्सेप्ट आता है रिजोनेंस। मोर देन वन स्ट्रक्चर, दैट मीन्स द रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स आएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल देखो, मैं बात करूंगा O3, टू ड्रॉ द रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ पोटेशियम structure, the position of nucleus of atom is not change. अगर हमें रिजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो एटम की पोजीशन चेंज होनी चाहिए नहीं। जिसको हमने O3 है तो 3 ऑक्सीजन एटम है, 1 2 3 लेबल कर लिया, तो 1 2 3 एक बार लेबल करने के बाद उसकी पोजीशन चेंज होगी नहीं। एवरी रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स द पोजीशन ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज चेंज होगा तो क्या होगा चेंज? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। कौन से इलेक्ट्रॉन? बॉन्डिंग या तो फिर नॉन बॉन्डिंग। And Lewis structure is not seen different. The different resonance structure is represented by double-headed arrow. All the resonance structures are similar in the energy. As for example, जैसे मैं यहाँ पे देखूँ आपको बताऊँ ऑक्सीजन के लिए, ओजोन के लिए, तो ओजोन में 1 2 एंड 3 मॉलिक्यूल्स है। इसका आइटम 1 नंबर दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, इसको 3 दे देता हूँ। ये स्ट्रक्चर तो हम पढ़े थे, याद आ रहा है? आया ना? ये वापस में 1 2 3 देखो, एटम के न्यूक्लियस को चेंज नहीं किया, सिर्फ यहाँ की बॉन्डिंग पैर को उठा के यहाँ पे ले आया, और ये नॉन बॉन्डिंग पैर को उठा के इधर ले गया। दिख रहा है? यहाँ पे 4 थे ना, कितने हो गए? 6। यहाँ पे 6 थे, कितने हो गए? 4। और यहाँ पे डबल बॉन्ड थे, कितना बॉन्ड हो गया? उसका बॉन्डिंग पैर इधर आ गया। और ये दो रिजोनेंस अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिले हमें, दोनों लुईस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसमें 1 एंड 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है और 2 के 3 के बीच में डबल बॉन्ड। यहाँ पे 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड है और 2 एंड 3 के बीच में सिंगल, उतना ही फर्क है, और इसीलिए इसको रिजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं और उसको डबल एरो से समझाते हैं। कौन से एरो से? डबल एरो। आया समझ में? कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। अब टू नाउ कोई डाउट? ओके, सो 2 रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ O3 मॉलिक्यूल 1 एंड 2 इज गिवन। अब 1 एंड 2 एक मॉलिक्यूल के दो स्ट्रक्चर तो हो नहीं सकते, इसीलिए उनका कंबाइंड स्ट्रक्चर कौन सा बन के आया? 3, जिसमें हमने बोला कि ये डबल बॉन्ड कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर होता है, तो हमने उसको डॉटेड लाइन से बता दिया। आया समझ में? सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी थी? 148। डबल बॉन्ड की कितनी थी? 121। रियल में जो मॉलिक्यूल था ना, और उसका एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से बॉन्ड लेंथ मेजर किया गया तो वो कितना मिला?
128, दैट इज द इन बिटवीन ऑफ 121 एंड 148, एंड दैट्स वाई हमने ए बी स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट नहीं किया, ए बी स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट नहीं किया, कौन सा एक्सेप्ट किया, ए। बट ए स्ट्रक्चर मिला कहां से, ऊपर वाले दो स्ट्रक्चर से। आया समझ में, जो मैंने वर्बली बताया, जो यहाँ पे लिख के दिया है। लिमिटेशन क्या है उसकी, तो एनी वन ऑफ सीन, सॉरी एनी वन इज नॉट सीन राइट स्ट्रक्चर, मैंने बोला ना, दोनों में से ऊपर वाले जो दोनों थे ना ओजोन के, उसमें से कोई भी स्ट्रक्चर राइट नहीं है। राइट स्ट्रक्चर तो 3 है, बट एक कॉनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ये आया कहां से, ऊपर वाले दो स्ट्रक्चर से। बाकी रियलिटी में इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर राइट नहीं है। द बॉन्ड ओ बॉन्ड लेंथ इज 148 पिकोमीटर, बट डबल बॉन्ड लेंथ इज 121 पिकोमीटर। Thus the single and double bond length is not experimentally present in O3, क्योंकि O3 में experimentally जो present था वो bond length तो कितना था, 128. That's why these two resonance structures has some limitation. आया समझ में? Okay. Correct structure is a resonance hybrid. Resonance hybrid किसको बोलते हैं, दो resonance structures में से mix करके जो structure बनाने वाले, उसको हम क्या बोलने वाले, resonance hybrid. Experimentally determined oxygen bond length in a O3 molecule are 128 picometer. कितना है, 128. And so the third is the real and accurate structure of O3 in which single bond or double bond is not stable. जिसमें आप single bond और double bond देख नहीं पा रहे हो. This is the partial double bond. Dotted line मतलब which one? Partial double bond. पूरा double bond नहीं बताया, देखो ये पूरा double bond होता है। आया समझ में? And that's why resonance structures are necessary because it gives the correct different Lewis structure. But फिर भी resonance structure के limitation होने के बावजूद भी, बाद में होगा, resonance structures होने के बावजूद भी, मतलब कि हमें एक्चुअली उसकी लिमिटेशन होने के बावजूद भी हमें उसकी जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसका ये जो कॉनिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है ना हमें, उसके लिए कौन से दो स्ट्रक्चर चाहिए, रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इसलिए रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स की कुछ इंपॉर्टेंस है, नेसेसरी है। ओरिएंटेशन, सिंगल एजप्शन स्ट्रक्चर्स कांट बी करेक्ट बॉन्ड लेंथ एज वेल एज बॉन्ड एनर्जी। एडवांटेज क्या है उसका, इट गिव्स द एजप्शन फॉर द विच स्ट्रक्चर। देखो ये दो स्ट्रक्चर हमने एज्यूम किए रिजोनेंस, तब जाके हमें करेक्ट स्ट्रक्चर्स मिला। आया समझ में, आया ना? यहाँ पे ओरिएंटेशन नहीं आएगा, लिमिटेशन आएगा। क्या आएगा, लिमिटेशन, कि वो बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड एनर्जी को करेक्टली नहीं समझा पा रहा। तो जैसे आपने ओजोन के लिए देखा ना रिजोनेंस स्ट्रक्चर, वैसे अभी पूरी बुक में एक और है CO3 ये दोनों को ही क्वेश्चन आएंगे। तो CO3 वाला कल देखेंगे। ओके, गुड।